क्या आज की नारी सुरक्षित है? सच में सुरक्षित है? सर, नारी को शक्ति बोला जाता है। नारी सुरक्षित है। नारी को खतरा किससे है? उन पुरुषों से जो माइंड से सीख हैं। जी। आज भी कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट से डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अभी मुझे नहीं लग रहा। गवर्नमेंट अपने आप में बहुत सारा कैंपेन चला रही है। अपने सोसाइटी, अपने कंट्री के लिए भी जरूर सोचो। बिल्कुल, बिल्कुल। कंट्री सेफ नहीं होगी, समाज सेफ नहीं होगी, फैमिली सेफ नहीं होगी, तो फिर तो ये जंगल है। फिर बिल्कुल सही तो बात। हम और आप एक तरह के एनिमल हैं। और आज की यूथ आए दिन मेट्रो के इंसिडेंट देख लो, मतलब लोग ना कन्वर्ट होते जा रहे हैं इंसान से जानवर। जानवर अपने जो नैतिक शिक्षा है उस पे फोकस करें। उस पे फोकस करें। नैतिक शिक्षा पे फोकस ना करके कमर्शियल एजुकेशन पे फोकस है। हमको आईआईटी करना है, हमको कैट क्लियर करना है, इतने लाख का पैकेज लेना है, अमेरिका जाना है, इस पे फोकस ज्यादा हो रहा है। अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल एक हैप्पी लाइफ गुजारनी है, इस पे फोकस कम हो गया। भाषा तो बस एक माध्यम है शब्दों का आदान प्रदान करने का। बट इंडिया में नहीं है सर। हाँ, इंडिया में लोग जजमेंट लगा मान लिया है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो तो लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट। भाषा से जज किया जाता है। भाषा से जज किया जाता है। हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ अनस्क्रिप्टेड विद अभिषेक। अभी ये जो शो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और हम इसमें क्या बताने वाले हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गूगल कर सकते हैं। आजकल चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी से सीख सकते हैं। बट लिटरली कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ एक वही इंसान बता सकता है जिसने उसे एक्सपीरियंस किया हो। तो इस चीज़ को समझ के वी स्टार्टेड द शो, जो हमारे अपने चैनल द अभिषेक शर्मा पे ही आएगा। अभी कौन होंगे हमारे टारगेट गेस्ट जिनको हम बुलाएंगे और जिनसे क्वेश्चन करेंगे, तो वो कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई सीए हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है। एज यू ऑल नो, आई एम अ बिजनेसमैन, तो मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो टाइम टू टाइम मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। बट ऑनेस्टली पूरी दुनिया मैंने नहीं देखी है, ना ही मैंने सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स जंप इन टू मीट विद आर वेरी स्पेशल गेस्ट, जो कि रूरल एरिया से निकलकर खुद स्ट्रगल करके और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उन्होंने अपने आप को एक क्वालिफाइड सीए बनाया। और यहाँ पे भी वो नहीं रुके, उन्होंने खुद मेहनत करके बिना किसी की हेल्प के एक ऐसी एनजीओ तैयार करी है जिन्होंने 1000 लोगों से भी ज़्यादा की हेल्प करी। चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो वुमेन्स की सेफ्टी की बात हो। तो लेट्स मीट आवर ऑनरेबल गेस्ट मोहन सर। हेलो सर। हेलो, नमस्कार अभिषेक जी। सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, इससे पहले कि मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछूं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अभिषेक जी, अपने बारे में मैं एक छोटे से गांव से आया हुआ हूँ। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से निकल के मैं अभी दिल्ली में हूँ। मेरी शुरुआत में जो पढ़ाई हुई, एजुकेशन हुई, एक सरकारी स्कूल से। जी। और आपको भी पता है सरकारी स्कूल का क्या सिस्टम था। हमने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करके हमें पता भी नहीं था कि क्या करना है। आज की डेट में जो 90% बच्चे जो रूरल से निकल के आते हैं, उनको पता नहीं होता उनको क्या करना है। कोई उनको गाइड करने वाला नहीं होता है। रेदर वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है, बट कोई ये उनको गाइड करने वाला नहीं होता उनको करना क्या है। मैंने भी उसी जो जितनी भी बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं उससे भी कम होती हैं लोगों के पास, उससे निकला। हमने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई की। उस समय एजुकेशन का कॉस्ट उस समय बहुत ज़्यादा था। तो फिर हमने देखा कि ऐसा कौन सा एजुकेशन है, कौन सा ऐसा पढ़ाई है जहाँ कम पैसे में हम कुछ अच्छा कर सकें। तो मेरे दोस्तों ने बताया कि एक सीए है, सीए में आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई कर सकते हो। फिर हम गांव से निकल के आए, हमने सेल्फ स्टडी की, हमने सीए निकाला। उसके बाद हम दिल्ली आए। आप दिल्ली आने के बाद एक डिफरेंट लाइफ, हमने एक गांव से निकलने के बाद यहाँ आए, हमने एक डिफरेंट लाइफ देखा। एक भाग दौड़ की ज़िंदगी, कंपटीशन की लाइफ, एक दूसरे में लोग लगे हुए हैं। जब पहली बार हम गए किसी सीए के पास ये करने की, हमें ट्रेनिंग लेना है आपसे, लोग आपके कम्युनिकेशन से आपको जज करते थे। नहीं, आप तो इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, तो आपको हम नहीं रखेंगे। हमने वो लाइफ देखी। उसके बाद हम सीए फाइनल में आए, हमने यहाँ से सीए क्वालिफाई किया। सीए क्वालिफाई करने के बाद आज की इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं,
जी कैपिटल, ओरेकल इंडिया, मेटलाइफ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबके साथ मैंने काम किया। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक दिल में था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जो उन लोगों को हेल्प करे जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास अपनी बेसिक नीड की चीज़ें नहीं होती हैं। उनके पास दिमाग होता है, उनके पास एक ड्रीम होता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। उसके अलावा जब हम आए, जब हम गांव का हमने परिवेश देखा था, जब शहर का परिवेश देखा, बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं, ऐसी लड़कियां आती हैं जो गांव से आने के बाद उनको बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता है, गांव के लेवल पे, घर के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कॉरपोरेट लेवल पे। तो हमने एक एनजीओ शुरू की, उसका नाम विभारती एनजीओ है। विभारती एक वर्ड है, इट इज़ संस्कृत वर्ड ऑफ हेल्प। ये गीता के चैप्टर 10 और चैप्टर 15 के खंड 3 से लिया हुआ है, जो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि कैसे आपको, एक मानव को कैसे अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, और सारी ज्ञान की बातें बता रहे थे। उसमें उन्होंने विभारती शब्द का यूज़ किया कि पार्थ अपने लोगों को हेल्प करो, सहयोग करो। तो उसी से ये वर्ड विभारती निकल के आया है। ये एक बहुत फेमस डीएम हुआ करते थे नोएडा के, मैं नाम अभी कोट नहीं करूँगा, उनका दिया हुआ ये नाम है। उसके उद्देश्यों पे, विभारती एनजीओ के उद्देश्यों पे मैं और मेरी टीम काम कर रही है। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला कि बिना किसी सहयोग के नहीं, आज विभारती 8 साल से चल रही है, उसमें बहुत से लोगों का सहयोग है, और उनके सहयोग से जिन्होंने बिना किसी इच्छा के निस्वार्थ भाव से इस एनजीओ में सेवा किया है। हमारे जितने भी कोर मेंबर हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, वो सब उसमें दिन रात लगे रहते हैं, और आज हम ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को हम डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, चाहे पॉस की ट्रेनिंग हो, या हम स्कूल्स में जाके पॉक्सो का ट्रेनिंग देते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट सिनारियोज में, डिफरेंट रूरल एरियाज में, कॉरपोरेट्स में जाते हैं, वहाँ हम लेडीज़ को ये बताते हैं कि आप सेल्फ ड्रिवन और सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं, उसमें हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो एम है, या एजुकेशन पे हमारा एम है कि कोई भी बच्चा बिना बेसिक एजुकेशन के ना रहे। तो हम वो बेसिक एजुकेशन लोगों को बच्चों को देते हैं। 3 से 4 जगह हम स्लम्स में स्कूल चलाते हैं, और भी हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि उसको हम पूरा करें। सर, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब क्योंकि एनजीओ की बात हो रही है तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जैसे मैं भी एक आम नागरिक की तरह जब अपना फ़ोन चलाता हूँ, तो आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि मुझे एक किसी बीमार इंसान की कोई इमेज दिख गई, या किसी डॉग की इमेज दिख गई, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे दिखती हैं जिसमें महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसके बाद वहाँ पे एक डोनेट नाउ का बटन होता है। तो एक कॉमन मैन इस डिफरेंस को कैसे समझे कि अगर वो कोई डोनेशन करने जा रहा है तो वो सही जगह जा रही है, क्या वो यूटिलाइज होगी या नहीं होगी? देखिए, किसी भी समाज में जाएंगे 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बिना किसी लालच के वो काम कर रहे हैं और लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एक होते हैं जो एक दिखावे की लाइफ जी रहे हैं, उन्होंने गए, पिक्चर लिया, दिखाया, उसके अकॉर्डिंग अपना वो अपने आप को चमका रहे हैं। तो डिपेंड करता है, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप जैसे हमारे बात करते हैं, आप आपके बगल में ही एक कनौनी गांव है, वहाँ पे एक हमारा स्कूल है, आप वहाँ आइए, देखिए। स्लम्स के जो रैग पिकर्स होते हैं, जो कूड़ा उठाते हैं, उनको हम लाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं कि नहीं, पहले आप बेसिक एजुकेशन दो। मैं तो डिफरेंट वे में समझाता हूँ, उससे कम्युनिकेट करता हूँ। कम्युनिकेट करने के बाद उनको हम वो सारी सुविधाएँ प्रयास करते हैं कि उनको वो मिले जो एक सीबीएसई के बच्चों को मिले। जैसे हम उनको सीबीएसई के जो इंग्लिश मीडियम बुक्स होते हैं वो पढ़ाते हैं, उनको हम स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। हमने कंप्यूटर भी लगा रखा है, हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर पढ़ें। आपको कहीं भी डोनेट करना है, सामने वाले बंदे का आप हिस्ट्री देखो, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और चलो, अगर कोई दिखावा करके भी किसी एक बंदे का हेल्प कर पा रहे हैं आज के लाइफ में, तो हमें लगता है कि आपको और हमें उसको सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो सर, ये आप आज एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन चुके हैं मोहन सर, तो कब आपने ये सपना देखा कि आपको सीए बनना चाहिए?
बहुत छोटे थे आप या बड़े हो गए फिर आपने प्रोफेशंस के बारे में जब जाना या किसी ने आपको सजेस्ट किया, फैमिली ने बोला, कैसे इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सर मैंने बताया हम लोग बिल्कुल एक रूरल गांव से आए हैं। वहाँ पे गांव में बच्चे के पास सब ज़रूरत से कम चीज़ें होती हैं जी। फैमिली में 8 या 10 लोग हैं, एक बंदा कमाने वाला है, उसी के इनकम से सबका ज़िंदगी गुजारा करना है, उसी में पढ़ाई करना है। हमें ये बताने वाला नहीं था कि तुम क्या पढ़ोगे। और जब हम लोग 90s के एरा में थे, उस समय तो और ये सोशल मीडिया नहीं था, इस टाइप की गूगल पे चीज़ें अवेलेबल थी, लेकिन हमें पता नहीं था, हर हाथ में मोबाइल नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। हमने अपना बेसिक एजुकेशन किया, हमने 10+2 किया, फिर ग्रेजुएशन जब हमने करना स्टार्ट किया तो मैं पटना आया। मेरे दोस्तों ने बताया कि एक सीए होता है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट चाहिए था, आपको एमबीबीएस करने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए था, जो हमारी परिस्थितियाँ, फैमिली की परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि हमको वो प्रोवाइड हो। तो हमने अपने दोस्तों से पूछा, उन्होंने बोला कि 2 ही चीज़ है, एक यूपीएससी कर सकते हो, एक सीए कर सकते हो, जिसमें सेल्फ स्टडी है, आप खुद से बुक लाओ, खुद से रजिस्ट्रेशन करो। जब हमने सीए किया था अराउंड 6,000 या 6500 में हमने अपना सीए का रजिस्ट्रेशन कराया था, वही खर्च था। उसके बाद हमें एक ऐसे टीचर मिल गए जिनका ये सपना था कि मुझे लाइफ में बच्चों को 1000 बच्चों को सीए बनाना है। हमने, आप इमेजिन नहीं कर सकते जितना लोगों का 1 महीने का पॉकेट खर्च है किसी बच्चे का, 1500 में मैंने पूरा अकाउंट पढ़ा था, 1500 ओनली, क्योंकि उनका ड्रीम था। एसपी यादव सर काफ़ी पटना में फेमस है, सब जानते हैं। तो उनके पास हम गए। मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। आप बिलीव नहीं कर सकते, मुझे लोगों ने इतना डराया था कि तुम गांव से हो, तुम तो कर नहीं सकते, तुमसे हो नहीं पाएगा। तो मैंने हिंदी मीडियम से सीए किया था, हिंदी मीडियम से। इतने टिपिकल वर्ड्स होते हैं। जब मैं गया एसपी यादव सर के पास, मैंने बोला कि मेरे फैमिली वाले, रिलेटिव्स लोग बोल रहे हैं कि तुमसे सीए नहीं होगा। तो उन्होंने चैलेंज दिया कि नहीं तुम कर नहीं सकते हो, करना होगा तो तुम्हें 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्या तुम पढ़ सकते हो? क्योंकि तुम गांव से आए हो, तुम्हारा बेसिक कुछ नहीं है। तुम्हारा जो कंपटीशन है वो किससे है? जो सीबीएसई से पढ़ के बच्चे आए हैं, जो सब कुछ इंग्लिश में कर रहे हैं। बट हमने उस जो चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने पास किया। जो आज भी हमारे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको विश्वास ही नहीं होता कि मैं सीए हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात जी, हमने सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। तो आपके ज़माने में तो रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल थे, ना के बराबर। फिर भी मैंने देखा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। आज तो हर तरह का रिसोर्स है, इंटरनेट है हमारे पास, तरह तरह के कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं, तरह तरह के हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस है। बट फिर भी लोगों को मुझे लगता है 4 या 5 अटेम्प्ट लग जाते होंगे सीए निकालने में। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको 15 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 20 अटेम्प्ट लग जाते हैं, नहीं निकल पाता है। तो सर ये नंबर ऑफ, मैं देख रहा हूँ कि आपके ज़माने में इतने ज़्यादा सीए नहीं हुआ करते थे, नहीं होते थे, लोग देते थे एग्जाम, इतने क्वालिफिकेशंस नहीं होते थे। बट आज क्या रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उस वजह से आज हमारे पास सीए कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, या क्या रीज़न है? सर बहुत कम ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ ये रिजर्वेशन अप्लाइड नहीं है। उसमें से एक सीए भी है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा आप किसी भी एजुकेशन में चले जाइए, वहाँ रिजर्वेशन है। इवन आईआईटी में चले जाइए, एमबीबीएस में चले जाइए, सब जगह रिजर्वेशन है कि रिजर्व स्टूडेंट का ये कट ऑफ है और नॉर्मल जनरल का ये है। सीए एक ऐसा कोर्स है जहाँ अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं है। हमारे जो आईसीएआई के जो सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी 4 से 5 अटेम्प्ट में पास हुई। इतना यहाँ पे अभी फेयर हैं चीज़ें, तो उसी कारण से यहाँ अभी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा दिखेंगे। उसके अलावा एक ऐसा कोर्स है, यूपीएससी के बाद एक ऐसा कोर्स है जहाँ आप सेल्फ स्टडी से, कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, आप बुक्स खरीद के ले आओ, सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड कराओ अपने आप को, वो स्टडी मटेरियल देती है, आप स्टडी मटेरियल से सेल्फ स्टडी करो, एग्जाम दो एंड यू विल बिकम द सीए। तो आज की जनरेशन सर जो सीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी टिप जो वो फॉलो करें जिससे उनको आसानी हो अपनी आगे की जर्नी में? सर आप पिछले 10 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले साल जो सीए का टॉपर था, उनके पिताजी एक ऑटो ड्राइवर है, उनके बेटा सीए टॉप किया था। इतना कम रिसोर्स, अगर बिल्कुल आपका कम रिसोर्स है, अगर आपके बच्चे में टैलेंट है
तो वो सीए क्वालिफाई कर सकता है और आपकी फैमिली की लाइफ को बदल सकता है। इस साल यंगेस्ट गर्ल है जिसने सीए क्वालिफाई किया है 21 ईयर की एज में, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है। आप इमेजिन कर सकते हैं 21 साल की लड़की क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट बन गई, और वो अभी बजट पे हो, फिनांस पे हो। आज की डेट में आज अभी भी ऐसे बहुत सारी पब्लिक है जिनको बाकी सब चीज़ें पता है लेकिन फिनांस के बारे में नहीं पता है। अपने फिनांस को कैसे हैंडल करना है, टैक्स कैसे देना है, जीएसटी कैसे हैंडल, उनको नहीं पता है। उसमें 21 साल की लड़की बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगी। ये है हमारा सीए प्रोफेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बच्चे इसमें। सीए इंस्टीट्यूट भी काफ़ी फोकस्ड है और गवर्नमेंट भी काफ़ी चाह रही है, क्योंकि अभी जो इंडिया है काफ़ी डेवलपिंग मोड पे है और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 5 साल में वी कुड बी ए डेवलप कंट्री। उसमें हमारे ये सीए जो है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम कर रहे हैं, और विदाउट सीए मुझे नहीं लगता कि हम डेवलप कंट्री बन पाएंगे। कि आज की डेट में इंडिया में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है या जो फॉरेन करेंसी अर्न हो रही है, वो हो रही है कैप्टिव से, बीपीओ से, जो वैसी एमएनसी से हो रहा है जो आउट ऑफ इंडिया में सेटअप है और यहाँ पे अपना ऑपरेशन सेंटर खोल के काम कर रही है, और कहीं ना कहीं उन सबको एक सीए द्वारा लीड किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर आपने। अच्छा, एक चीज़ है सर, बहुत रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ अपने बहुत सारे केस से। बिहार, तो ऐसा क्यों है आज भी कि चाहे अगर हम आईएएस की बात करें या पीसीएस की बात करें या हम सीए की बात करें, तो क्या कम रिसोर्सेज होने के कारण ही बच्चे निकल पाते हैं या आ पाते हैं? क्या ऐसा कारण है कि बिहार से हमें ऐसे अल्टीमेट टैलेंट देखने को मिलते रहते हैं आए दिन? सर इसका मेरे पास दोनों आंसर है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव में अगर हम बात करें, हालांकि ये करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, इस पर लोग बहुत सारा मेरे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, मैं इसको सही नहीं मानता। अगर हमारे बच्चे सारा कुछ छोड़ के केवल पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड ए ब्रेन ड्रेन। बिहार का सारा जो ब्रेन है वो बिहार से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिहार जब स्प्लिट हुआ, बिहार और झारखंड का, बिहार में उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है। हमारे पास बचा क्या है? पॉलिटिशियंस जो डिफरेंट पार्टीज में हैं और केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज भी बिहार के पास कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। बिहार में भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो सीमांचल और मिथिलांचल के एरिया है, वहाँ हर साल बाढ़ आता है, और आज 75 साल हो गए आज़ादी के, कोई भी गवर्नमेंट बैठ के इस पे कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाई है कि हम इस बाढ़ को कैसे रोकें। बातें होती हैं बड़ी बड़ी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन किसी ने आज तक इसका क्लोजर नहीं किया। हालांकि वाजपेयी जी एक लेके आए थे कि हम सारे रिवर्स को जोड़ देते हैं, उससे जो वहाँ का पानी है वो यहाँ आ जाएगा। दूसरा इशूज देखिए कि बिहार कभी भी अपने पानी से बाढ़ग्रस्त नहीं होता है। ये सारा नेपाल से पानी आता है। नेपाल हमारे इंडिया के बहुत क्लोज फ्रेंड कंट्री है, लेकिन आज तक सॉल्यूशन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि जितने भी बाकी इंडस्ट्री चलती है वो बिहार के लेबर से चल रही है। उनको यहाँ का लेबर चाहिए। एवरीथिंग इज जस्ट ए पॉलिटिक्स। वो चाहते ही नहीं है कि बिहार डेवलप्ड हो, और उसमें कहीं ना कहीं हम बिहारीज का, हमारे पॉलिटिशियंस का, या ऐसे आईएएस आईपीएस जो बिहार से निकलते हैं, आईएएस कर जाते हैं, उनका बिहार पे फोकस नहीं होता, उन लोगों का हाथ है। दूसरा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि बिहारियों के पास रिसोर्सेज कम हैं। जब वो बचपन में होश संभालते हैं, उनके पिताजी और घर के जो गार्जियन होते बोलते हैं नहीं बेटा पढ़ना है, तुमको या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आईएएस करना है। वो बचपन से इस परिवेश में ढाला जाता है कि नहीं तुमको कुछ करना है। जो बच्चा यूपीएससी का प्रिपरेशन करेगा वो फेलियर भी होगा तो उसके पास इतना ब्रेन हो जाएगा कि वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में जहाँ भी रहेगा अच्छा करेगा। तो ये रीज़न है। बिहारी अपना एक ड्रीम के साथ आते हैं। हर जगह आप किसी भी स्टेट में देखें, किसी भी कंट्री में देखें, अभी 4 या 5 दिन पहले का न्यूज़ है, अभी बिहार की एक लेडी, आई थिंक त्रिनिदाद एंड टोबैको की पीएम बनी है। उसके बाद एक और कंट्री है मॉरिशस, वहाँ की पीएम भी बिहारी हैं।
वैसे बहुत सारे कंट्रीज में भी काफ़ी एक्टिवली हैं, बट मैं इसको अच्छा नहीं मानता, मेरे लिए निगेटिव है। मतलब अगर वहाँ की सरकार सपोर्ट करे तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। वहाँ की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, सारे पॉलिटिशियंस को अपना पॉलिटिक्स भूल के और लगना पड़ेगा कि नहीं, जैसे गुजरात में इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, जैसे महाराष्ट्र में हो सकता है, साउथ में हो सकता है, वैसे वहाँ भी हो सकता है। लेकिन सबको सस्ते लेबर चाहिए, बिहारी को लेबर बना के रखो, वही है। अच्छा, तो अब सीए के प्रोफेशन में तो आप आ गए, फिर इसके बाद आप दिल्ली आए, आपने अपनी प्रैक्टिस चालू करी, बहुत सारे क्लाइंट्स बने आपके, फिर ये विभारती फाउंडेशन का आइडिया कुछ देखकर आया, कुछ महसूस करकर आया? नहीं सर, जब हम लोग सीए कर रहे थे, ड्यूरिंग सीए, तो हमारा एक ग्रुप था, आज मेरे साथ के जो सारे फ्रेंड्स हैं, हम लोग इतने कम्पिटिटिव मोड से हमने पढ़ाई स्टार्ट किया था कि सब उसी परिवेश से आए थे, तो हम बहुत पढ़ाई करते थे, मतलब आप सोच नहीं सकते, 15 घंटा 16 घंटा नॉर्मल था हमारे लिए। तो हम अपने उस जो बोरिंग लाइफ थी पढ़ाई वाली, उससे जब हम बोर होते थे तो हम एवरी संडे, हम लोग लक्ष्मी नगर पांडव नगर में रहते थे, तो एवरी संडे हम क्या करते थे, वहाँ बगल में एक संजय जिला, हम जाते थे क्रिकेट खेलने। तो वहाँ बगल में बहुत बड़ी एक कॉलोनी है जो कल्याणपुरी और खोड़ा आता है, वहाँ पे आज भी बहुत सारी गरीब पब्लिक रहती है, जो एक स्लम्स है, स्लम में अपना वो पन्नी का घर बना के रहते थे, और वो आए दिन उनके बच्चे वहीं संजय झील में रहते थे। तो हम लोग जब एक आध बार गए तो कहीं ना कहीं वो गांव से कनेक्ट होता है, जिससे पूछो कहाँ से हैं तो हमारे तरफ से ही आते थे। तो हमने क्या किया कि जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे, एवरी संडे हम कुछ ना कुछ लेके जाना स्टार्ट कर दिया। हम जाते थे, कहीं उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी को कुछ खिला दिया, या कुछ भी नहीं होता अपने साथ बुला के क्रिकेट खिलाते थे, आ जाओ क्रिकेट खेलते थे। तो कहीं ना कहीं एक हमारे दिल में था कि नहीं, हमें कुछ इनके लिए करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहीं से आए जहाँ से हम आए हैं। हमारे पास थोड़ा सा ब्रेन ज़्यादा था, थोड़ा सा फैमिली से सपोर्ट, फ्रेंड से सपोर्ट मिल गया, तो हमने पढ़ाई कर ली, हम आगे बढ़ गए। इनके पास नहीं मिली तो यहाँ स्लम्स में रह के अपनी लाइफ गुजर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हम ऐसा करेंगे, अगर हमारे सपोर्ट से किसी एक या दो का भी लाइफ अच्छा हो गया तो हमारे लिए एक लाइफ का बहुत बड़ा जो ड्रीम था वो अचीव होना है। तो हमने उस समय से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने सीए किया, फिर सारे दोस्तों का आया कि नहीं, जब हम लोग एक कर ही रहे हैं तो एक एनजीओ सेटअप कर लेते हैं। फिर हमने एनजीओ भी, आज की डेट में 90% लोग क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बना लेते हैं। जिस ट्रस्ट में क्या होता है, जो एनजीओ स्टार्ट किया, जो ट्रस्ट स्टार्ट किया, हमेशा उसका मालिकाना हक होता है। हमने इसमें सोसाइटी डेवलप किया, सोसाइटी बनाया, जो करेगा वही इसको लीड करेगा। तो इसलिए विभारती एनजीओ का हमने नींव रखा। हम काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको रजिस्टर्ड कराया अराउंड 2018 में। 2018। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 घंटे पढ़ाई करके जब आप सीए बने तो ये जर्नी वहीं नहीं खत्म हो जाती। अब क्योंकि आप सीए बन गए हो तो पर्सनल लाइफ में आपके पास बहुत काम होता होगा। सबसे पहले तो आपकी पर्सनल लाइफ, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद अपने प्रोफेशन से टाइम निकाल के एनजीओ को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है? सर बहुत चैलेंजिंग है। आज की डेट में जो पब्लिक है वो बहुत जजमेंटल हो चुकी है जी। मैं जिससे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कॉर्पोरेट में मैं वर्किंग हूँ, चाहे मैं वहाँ 10 घंटे भी काम कर दूँ, 15 घंटे भी काम कर दूँ, अगर एक छोटी सी भी चीज़ हो जाती है, या एट द टाइम ऑफ अप्रेजल या कुछ भी, वहाँ से एक कमेंट पास कर दिया जाता है, नहीं तुम तो एनजीओ के लिए काम कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ तो फोकस ही नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। जबकि सबको पता है कि हम लोग जो एनजीओ में जो मैं टाइम देता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा फैमिली का अवेलेबल टाइम है, जो मुझे फैमिली के साथ देना चाहिए, वो टाइम मैं यहाँ देता हूँ। लेकिन पब्लिक जजमेंटल होके कमेंट पास कर देती है। दूसरा, आज भी हमारे पास कहीं से कोई बड़ी फंडिंग नहीं है। जो हमारा फ्रेंड सर्किल है वो आपस में कंट्रीब्यूट करके एनजीओ चला रहे हैं। कहीं अगर पर्सनल लाइफ में हमने कुछ भी अपने लिए किया, लोग कमेंट पास कर देते हैं, अरे एनजीओ में बहुत पैसा आ रहा है, तुम्हारे पास तो ये आ रहा है। लेकिन उनको नहीं पता कि इसके कारण अपनी पर्सनल लाइफ कितना हैम्पर्ड है, कितना सेक्रीफाइस है। जो मेरे अपने बच्चों का टाइम होता है वो हम एनजीओ में देते हैं, जो अपनी वाइफ का टाइम होता है वो हम एनजीओ में देते हैं, ताकि वे कहीं कसक से कि बिहार से आए थे छोटे जगह से, हम अपने लोगों को या जो भी ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको कुछ हेल्प करें। लेकिन और हमारा प्रोफेशन भी ऐसी है, लोगों को लगता है सीए है और एनजीओ भी है, तो ये तो पक्का बहुत पैसा आ रहा है।
वो जो लोग जजमेंटल होते हैं उनके कमेंट से अपने आप को नेगेटिव वे से पॉजिटिव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, बाकी एनजीओज के लिए है। कुछ एनजीओज हैं जो गलत काम करती हैं, उसके कारण बाकी एनजीओज की भी, बाकी लोगों को भी उसमें शामिल किया जाता है और उनको ही बोला जाता है ये तो पैसा कमाने के लिए। हमारा एक ग्रुप है एक्टिव एनजीओज ग्रुप, जिसमें नोएडा के अराउंड 50 एनजीओ इंक्लूडेड है। नोएडा के जितने भी फेमस एनजीओ हैं या नए एनजीओज हैं वो सब उसमें जुड़े हुए हैं। और आप बिलीव नहीं कर सकते, लोग अपना पर्सनल टाइम दे के और कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। आज नोएडा में कहीं भी कुछ भी हो, गौतम बुद्ध नगर में, वो लोग वहाँ पे हाजिर होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, बहलोलपुर में कुछ दिन पहले जो स्लम से वहाँ पे आग लगा था कोविड के टाइम में, आप बिलीव नहीं करोगे कि सारे एक्टिव एनजीओज वहाँ पे पहुँचे हुए थे। जब भी नोएडा में कुछ भी ऐसा आपदा होती है, पूरा एक्टिव एनजीओज का अपना ग्रुप है, उसमें डलता है कि ये टाइम है, सब लोग को यहाँ आना है, जिसके पास जो रिसोर्सेस है वो सारे लोग वहाँ आते हैं। इवन जितने भी नोएडा के पॉलिटिशियन, पंकज सिंह जी भी को भी पता है एक्टिव एनजीओज के बारे में, वो आए दिन हमसे मिलते रहते हैं। महेश शर्मा जी को भी पता है कि एक्टिव जो एनजीओज हैं हमारे नोएडा के, काफ़ी आपस में कोलैबोरेटेड है। जहाँ भी नीड होता है वो बोलते हैं हमें कि यहाँ आइए। इवन नोएडा पुलिस भी है, प्रीति यादव जी हैं जो वुमेन सेफ्टी देखती हैं, वो आए दिन कॉल करती रहती है हम लोगों की, अब बताइए क्या करें। और हम लोग उसमें जाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। इवन उन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा है, तो सबको पता है। और मुझे तो लगता है कि हर पब्लिक को एनजीओ वालों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपना पर्सनल लाइफ बहुत सेक्रीफाइस करते हैं लोगों के लिए। आप कम से कम टाइम नहीं दे सकते हैं, आप फिनेंशियली हेल्प कर दो। फिनेंशियली नहीं कर सकते हो, आप उनके साथ कहीं चले जाओ, वो भी नहीं कर सकते हो, कम से कम पॉजिटिव 2-4 बातें उनके लिए बोल दो, वही उनके लिए सब कुछ है। तो विभारती फाउंडेशन सर अभी किन किन सेक्टर्स को कवर कर रही है, क्या चीज़ें हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं? सर हम ना पहले तो हमारा फर्स्ट मोटो बेसिक एजुकेशन। कोई भी बच्चा, कोई भी, चाहे उसके पास रिसोर्सेस हो या ना हो, वो बेसिक एजुकेशन से दूर ना रहे। उसको कम से कम क्लास 5 तक हमारा मोटो रहता है कि हम उनको कैसे भी एजुकेशन दें, एक एजुकेटेड बना दें। उसके बाद हम ट्राई करते हैं, एक्चुअली बहुत सारी लाइसेंस और बाकी चीज़ें होती है। मैं गवर्नमेंट से ही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा एनजीओज के लिए इस चीज़ों में, हाँ, इस चीज़ में थोड़ा सा ईज टू डू करें। बहुत सारी लाइसेंसिंग चाहिए होती है, अगर आपको 5th क्लास के बाद जाना हो तो परेशान भी किया जाता है बहुत बार। उसके बाद हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं, वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ उनको दाखिला दिलाते हैं। या बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम जाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ वो उनका एडमिशन करा देते हैं। तो एक एजुकेशन है, अभी हमारे 3 से 4 जगह स्लम्स में हमारे टीचर्स हैं, जहाँ रेगुलर बेसिस पे बच्चों को जाके 9 to 1 हमारे स्कूल चलता है, 9 AM to 1 PM रेगुलर बेसिस। सैटरडे को हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया। दूसरा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम करते हैं। हमारा एक कैंपेन चलता है नारी रक्षार्थ। नारी रक्षार्थ के तहत हम पिछले 5 साल से एक तो हम एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी जस्ट दिल्ली ITO पे है, गालिब ऑडिटोरियम, उसमें कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम सोसाइटी की हर सेक्टर से एक फीमेल को बुलाते हैं, जो अपने आप में एक एग्जाम्पल है बाकी लेडीज़ के लिए, एक माइलस्टोन है, और जिसको देख के बाकी लेडीज़ बोले कि नहीं हमें भी कुछ करना है। उस सेक्टर के अलग अलग लेडीज़ को बुलाते हैं डिफरेंट सेक्टर से, और उनको सिमिलर प्रोफेशन के मेल गेस्ट से बुला के सम्मानित कराते हैं। एक अपने आप में है, वो आइकॉनिक वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है। तो ये सारा एक नारी रक्षार्थ मुहिम चलाते हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 साल में कम से कम 5 लाख गर्ल्स को फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग दे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल अवेयरनेस का ट्रेनिंग दे, उनके लिए हेल्थ कैंप लगाएं, उनको पॉक्सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है। हमारे पास शेफाली पाटियाल और डॉक्टर लीना यादव, दे आर पार्ट ऑफ आवर टीम। लीना मैडम काफ़ी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मयूर फेज़ 1 में। वो हमारी एनजीओ जब से स्टार्ट हुई हमारे साथ हैं। तो वो जहाँ भी हेल्थ कैंप लगता है वो मेडिसिन लेके आती हैं, सारी लेडीज़ का, ओल्ड एज के लोगों का वो हेल्थ चेक करती हैं, और उनको हम मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा
पॉक्सो के लिए जो मैडम है वो शेफाली पाटियाल जी, वो हाई कोर्ट की लॉयर हैं। उनका शेफाली जी का जो अपना सीटिंग है दिल्ली में है साकेत में, वो अपनी टीम के साथ आती हैं डिफरेंट स्कूल्स में, या प्राइवेट हो या सरकारी, डिफरेंट रूरल एरिया में, पंचायतों में जाके हम पॉक्सो की और हम इंस्ट्रक्शन साइकिल अवेयरनेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो ये नारी रक्षा मुहिम के तहत 5 साल में हमारा टारगेट है 5 लाख गर्ल्स को ये ट्रेनिंग देने का। इसमें हम दिल्ली पे फोकस कर रहे हैं, नोएडा पे, उत्तर प्रदेश पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट फोकस हमारा बिहार है, वहाँ हमारा 2-3 ऐसे कैंपेन चल रहे हैं। तीसरा, हम इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं। 2020 में भारतीय एनजीओ को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने अवार्ड भी दिया था। उस समय हमने ऑलमोस्ट नोएडा में सबसे बड़ा इशू होने वाला है अगले 5-10 साल में पानी का, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें बन गई है, सब नीचे से पानी निकाला जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में पानी एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है। तो हमने सेव वाटर सेव वर्ल्ड पे काफ़ी अच्छा कैंपेन चलाया था। हर सोसाइटीज़ में हमने नुक्कड़ नाटक किया था। तो उस साल का बेस्ट थीम था, तो हमें वाटर हीरो अवार्ड भी मिला था भारतीय एनजीओ का 2020 का। तो ये 3-4 मोटो है जिस पे हमारी एनजीओ रेगुलरली काम करती है। सर, नारी रक्षा की बात हो रही है तो आज दिल्ली एनसीआर जो हमारे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, यहाँ बैठ के हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटल से ज़्यादा सेफ सिटी तो कोई नहीं होगी फ़िलहाल इंडिया में। फिर भी क्या आज की नारी सुरक्षित है? सच में सुरक्षित है? सर, नारी को शक्ति बोला जाता है, नारी सुरक्षित है। नारी को खतरा किससे है? उन पुरुषों से जो माइंड से सिख हैं जी। और मेरा ये मानना है कि जो नारी की इज्जत नहीं करता है, जो शक्ति का सम्मान नहीं करता है, वो जो पिछले ज़माने में बोलते हैं कि राक्षस है, उनका वध करना, ये वही है। और मेरे अनुसार सरकार से ज़्यादा लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अभी भी हम लड़कियों को उनके कपड़े से जज करते हैं, उनके चलने के अंदाज से जज करते हैं, उन कहाँ बैठती हैं उससे जज करते हैं, वो क्या खा रही हैं क्या पी रही हैं उससे जज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती नहीं है, ये हमारी भी गलती है। और हमारी भी नहीं, हमारी ही गलती है। उसके अलावा गवर्नमेंट कर रही है, बट मुझे लगता है अभी रूट लेवल पे बहुत सारी चीज़ें करने की जरूरत है जो नहीं है। आज भी कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी गवर्नमेंट को? नहीं, गवर्नमेंट से डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अभी मुझे नहीं लग रहा। गवर्नमेंट अपने आप में बहुत सारा कैंपेन चला रही है। जैसे मैं यूपी में जानता हूँ, योगी जी का मिशन शक्ति एक प्रोग्राम चलता है हर जगह। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले एक पिंक बूथ सेटअप हुआ है, जहाँ पे इवन 112 नोएडा का नंबर है। कहीं भी आपका इशूज़ हो, आप 112 पे कॉल करो, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सुनी जाएगी और आपके पास टीम आएगी। उसके अलावा अभी भी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनजीओज को सपोर्ट करें। मेरे पास आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, डेली कम से कम 10 कॉल आते हैं रात में, डिफरेंट टाइप की इश्यूज़ को लेके। और मुझे रात में ये नहीं समझ में आता है कि मैं कहाँ जाऊँ। बहुत बार लगता है कि हमारे पास कोई QRT होना चाहिए, जो जब उनको हेल्प हो मैं आधे घंटे 1 घंटे के पास मैं उनके पास पहुंच जाऊं अपनी टीम को लेके। लेकिन इश्यूज है, आपको पता है, नए एनजीओज हैं, फंड नहीं है, उसके लिए टीम चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, पुलिस का सपोर्ट चाहिए जी। एक पूरा चेन बनना चाहिए, एक सिस्टम बनना चाहिए जो 24/7 कहीं से भी कोई गर्ल फ़ोन करे उसके लिए अवेलेबल हो। ऐसे केसेस आते हैं रात में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, लड़की अकेले जा रही है, पीछे से 3-4 लोग उसको चेस कर रहे हैं, ऐसे केसेस आते हैं। मेरे पास डिफरेंट स्टेट से फ़ोन आता है, मेरे पास उत्तराखंड से कॉल आता है, बिहार से कॉल आता है, पंजाब से कॉल आता है। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ से बिहार पहुँच जाऊँ और जाकर उनको 1 घंटे के अंदर हेल्प कर दूँ। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा एनजीओज़ के लिए प्रोवाइड करना चाहिए कि आपके पास ये DCP का नंबर है या ACP का नंबर है, जो केवल एनजीओज़ के लिए है। अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आता है या कहीं हेल्प की ज़रूरत होती है, आप डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करो, हमारी पुलिस की टीम वहाँ पर अवेलेबल होगी, पहुँच जाएगी। या हमारा हम डिफरेंट कमेटी बना रहे हैं, वो कमेटी आपको इमीडिएट हेल्प करेगी।
अभी बहुत इश्यूज हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। आज पॉक्सो को आए 10 साल से ज़्यादा हो गया। आज भी मुझे ये लग रहा है कि स्लम्स हो या रूरल में लोगों को पता ही नहीं है पॉक्सो क्या है। आए दिन घटनाएं होती हैं। थोड़ा सा ओपन डिस्कशन की भी ज़रूरत है। हर चीज़ों को लोग, अगर कोई भी आपके घर में कोई फैमिली में कोई गर्ल से रिलेटेड इश्यूज हो गया तो लोग उसको बाहर बोलने में शर्माते हैं। क्योंकि बाकी जो समाज है ना वो हिम्मत करता है कि मुझे जाके बताना है या लड़ना है। जो बाकी सोसाइटी है वो बड़ी जजमेंटल है, बहुत ज़्यादा। वो उसको जज करने लगते हैं, इन्हीं में कोई गलती होगा, नहीं लड़की कुछ खराब होगी, इतना जजमेंटल हो जाते हैं जिसके चलते चीज़ें जो बिगड़ती क्या है, जो पुलिस के पास जानी चाहिए, जहाँ वो जिन्होंने गलत किया उनको सजा होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। लोग खुद में, मुझे लगता है कि बहुत परिवर्तन लाने की ज़रूरत है लोगों को। जब वो हो जाएगा तो बाकी चीज़ें तो खुद ही बदल जाएंगी। परिवर्तन में भी सर मुझे लगता है हर पेरेंट्स को बच्चों को बेसिक एजुकेशन देने से पहले ये सिखाना है कि पहले तुम्हें अपने घर से, जैसे अपने घर में आप अपनी माँ बहन को रिस्पेक्ट करते हो वैसे बाहर में करना स्टार्ट करो। बिल्कुल सही बात है। जिस दिन अगर हमारे घर से ये स्ट्रिक्ट एजुकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से ये चीज़ें सुधर जाएगी। आप देखो दहेज के केसेस हैं, दहेज मांगने वाले में भी लेडीज इन्वॉल्व है और दहेज लेने वाले में भी लेडीज इन्वॉल्व है। जब हम अपने लिए चीज़ें सोचते हैं तो डिफरेंट एंगल से सोचते हैं, जब दूसरे के लिए सोचते हैं तो डिफरेंट एंगल में सोचते हैं। हर घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। बिल्कुल सही बात है। वही हम अपनी जब अपनी बेटी के बारे में मदर सोचती है तो डिफरेंट एंगल से, बहू के बारे में डिफरेंट एंगल से। तो चाहे वो मदर हो या फादर हो, फैमिली से रूट से ही चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी। हो रहा है, चीज़ें बदल रही है। पहले लोग गर्ल्स को नहीं पढ़ाते थे, आज गर्ल्स को ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। शहरों में तो हो गया है, बॉयज़ को कम पढ़ा रहे हैं क्योंकि पता है ये तो पढ़ेगा नहीं, चलो लड़की को ही पढ़ा लेते हैं। या पेरेंट्स भी ज़्यादा सेफ फील कर रहे हैं, बेटा तो पता नहीं हमें ओल्ड एज होम में भेज दे, बेटी तो पक्का नहीं भेजेगी, तो बेटी को पढ़ाओ। एक आम आदमी, जैसे आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं, ठीक है, आप अपने लेवल पे रह के बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हैं जो लोगों को मदद कर रही हैं, लेकिन एक आम आदमी अगर कुछ करना चाहता है और उसके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो लोगों की मदद करे, तो अपने लेवल पे रह के क्या वो कुछ सुधार कर सकता है? सर बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिन्होंने अपने आप को कहीं नहीं रजिस्टर्ड कर रहा है। एक यहीं आपके गाजीपुर में जी एक सज्जन है, वो आज पिछले 15 से 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो बच्चों को लाते हैं जो ऐसे जो स्लम्स में रहते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं, अपने घर में रखते हैं, खाना बनवाते हैं, डेली खिलाते हैं और 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं है उनका और कहीं किसी से पैसा भी नहीं मांगते हैं। उसके अलावा ना ही वो अपने आप को आज तक उन्होंने रजिस्टर्ड कराया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे लिए तो हमें पता था, हमें रजिस्ट्रेशन कराने में, हम इसी प्रोफेशन देते, पैसा नहीं लगता है चीज़ों में, तो हमने अपने आप को रजिस्टर्ड करा लिया। ऐसे बहुत सारे शख्स हैं जो अपने वे में लोगों का मदद करते हैं और लगातार कर रहे हैं। आज की यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ हमारी बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पास, इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज उनके किसी परिवर्तन से हमारे समाज को थोड़ी हेल्प हो जाए? सर मैं देखो, ये भी बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो यूथ भी गुस्सा हो जाएंगे हम पे कि क्या बोल रहे हो। आज का यूथ सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्व हो गया है कि इसको सोसाइटी और समाज, फैमिली, उस पर भी फोकस करने का टाइम नहीं है उनका। सुबह में जब वो आँख खोलते हैं मॉर्निंग में तो इंस्टा देखते हैं, आज कितना लाइक है, कितना शेयर है और कितना व्यूज़ है जी। दोपहर में काम पे जो जिस प्रोफेशन में है उस पर भी फोकस नहीं है, उससे ज़्यादा उनका इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, उस पर फोकस्ड है। बट कुछ ऐसे भी हैं जो अपना मतलब बहुत अर्ली एज में ही अपने आप में मैच्योर हो जाते हैं, अपने ड्रीम पे काम कर रहे हैं। दोनों तरह के लोग हैं। मैं आज के यूथ से ही बोलूँगा कि जितना हो सके खुद के लिए सोचो, बट अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने कंट्री के लिए भी जरूर सोचो। बिल्कुल बिल्कुल। कंट्री सेफ नहीं होगी, समाज सेफ नहीं होगी, फैमिली सेफ नहीं होगी, तो फिर तो ये जंगल है, फिर तो हम और आप एक तरह के एनिमल हैं। और आज की यूथ आए दिन मेट्रो के इंसिडेंट देख लो, मतलब लोग ना कन्वर्ट होते जा रहे हैं
इंसान से जानवर की तरफ। और इसको अगर नहीं रोका गया तो बहुत आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने वाली है। लोगों का एक दूसरे के लिए इमोशंस खत्म हो रहा है। आप कोर्ट में चले जाओ, इतने फैमिलीज में बंटवारे के इशूज़ हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं, भाई बहन से लड़ रही है, और क्या सब वही प्रॉपर्टी का इशूज़, ईगो का इशूज़, और ये कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया उससे ये इमोशनलेस पब्लिक और उनका क्राउड जो पॉपुलेशन है और बढ़ता जा रहा है। हम लोग गांव से लोग हैं, हम बड़ा इमोशनली किसी से कनेक्ट होते हैं, अगर हो गए आपसे कनेक्ट तो कनेक्ट हो गए। लेकिन यहाँ जब हमें धोखा मिलता है तो यार ये तो प्रोफेशनल थे, हम तो इनको अपना दोस्त मान रहे थे, भाई मान रहे थे, बाद में बोलते यार ये तो प्रोफेशनली थे, ये तो जब तक मेरे से फ़ायदा था या जब तक लगा कि नहीं नहीं ये सीए साहब है कुछ करेंगे या एनजीओ वाले कुछ करेंगे तब तक हमारे साथ है, जैसे इनका मतलब निकला ये तो आगे निकल गए। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा अपने इमोशंस को, लव अफेक्शन को छोड़ना नहीं चाहिए। माँ बाप हो, भाई बहन हो, करते रहना चाहिए। तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजमेंट की ज़रूरत है? क्या हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट अभी भी लाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें सिखा सकें जो आम जिंदगी में नहीं सिखाई जाती? सर आज की डेट में एजुकेशन कहाँ है, कमर्शियल एजुकेशन हो गया हमारे यहाँ। आप देखो, आप जाके देख लो, बोलना नहीं चाहिए, देख लो, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है प्राइवेट पे। प्राइवेट स्कूल्स देख लो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स देख लो, सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं है, वो भी मजबूर है, कितने को रोके, सारे लोग प्राइवेट सारे मिनिस्टर्स प्राइवेट स्कूल खोल के बैठे हैं, हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं, कौन कंट्रोल करे? तो ऑब्वियस है अगर एक पेरेंट्स को बहुत ह्यूज अमाउंट देना पड़ेगा एजुकेशन के लिए तो उसका बच्चा भी उसी वे में कमर्शलाइज होकर सोचेगा कि नहीं इतना पैसा लगा है तो मुझे ये पैसा रिकवर करना है। तो चीज़ें कमर्शलाइज हो रही है, मतलब समाज को बहुत खतरा होने वाला है। समाज खतरा में है भी, ऑलरेडी है, इसको पॉजिटिव वे में चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं से एनजीओ वाले कर रहे हैं जी। कुछ हमारे ऐसे लोग हैं समाज में जो समाज को सुधारने का प्रयास हमेशा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है नंबर ऑफ ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, ये तलाक के केसेस, दहेज के केसेस सब बढ़ते जा रहे हैं, ये सब कम होना चाहिए। ये तभी होगी जब हम अपने जो नैतिक शिक्षा है उस पर फोकस करेंगे। नैतिक शिक्षा पे फोकस ना करके कमर्शियल एजुकेशन पे फोकस है। हमको आईआईटी करना है, हमको कैट क्लियर करना है, इतने लाख का पैकेज लेना है, अमेरिका जाना है, इस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल एक हैप्पली लाइफ गुजारनी है, इस पे फोकस कम हो गया है। होता ही नहीं शायद। बेशक हम अपने माँ बाप से बात करें या ना करें, अपने माँ बाप को पानी दें या ना दें, लेकिन एक महंगा कुत्ता हाथ में एक अच्छा महंगा मोबाइल ये लेके समाज में घूमे, ये ज़्यादा चल रहा है। ये तो बात है, चलन थोड़ा बदल चुका है। इसको सुधारने की ज़रूरत है, नहीं सुधारेंगे तो ये आगे सबके लिए प्रॉब्लम होने वाली करेगा। तो विभारती फाउंडेशन एनजीओ जो हमारी है, अगर कोई आम आदमी इसमें मदद करना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, कैसे भी वो आके आगे अगर मदद करना चाहता है तो वो कैसे हमसे जुड़ सकता है? सर हम क्या करते हैं, जो भी इवेंट करते हैं जी। तो हमें अपना एक QR कोड है, डालते हैं, बट हम ओपनली आके किसी से पैसा नहीं मांगते जी। अभी तक आज तक हमने किसी ये नहीं बोला कि हाँ जी हमारी एनजीओ है हम ये कर रहे हैं आप पैसा दो, क्योंकि पब्लिक बड़ी निगेटिव लेके जाती है। बिल्कुल सही बात है। ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, आपको हमें हेल्प करना चाहिए, तो आप गूगल पे जाके सर्च मारेंगे विभारती एनजीओ, उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है। QR कोड अवेलेबल है, बैंक अवेलेबल है, हमारे वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। करना चाहे कोई भी कर दे। उससे अलावा हमें आप सपोर्ट करें, हमें आए दिन मेंबर्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आएँ, सपोर्ट करें। हमारे स्कूल्स में टीचर की ज़रूरत होती है, वहाँ आए, पढ़ाएं। और उन बच्चों को भी ज़रूरत है, कोई आए आप उनको कंप्यूटर पढ़ा दे, कोई आए उनको दूसरी ट्रेनिंग दे दे। आए दिन हमें ऐसे वॉलंटियर चाहिए होती है जो हम जाके वो महिलाओं को सेल्फ डिफेंस और बाकी की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे आ जाएं। तो डिफरेंट वे में हेल्प कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, चाहे फिनेंशियली, चाहे एज ए मेम्बर। तो मोहन सर, ये आपकी जो रूट से राइज तक की जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, बहुत सारी चीज़ें सीखी। नहीं सर, अभी हम राइज पे नहीं गए हैं। जो भी हमारा मोटो है, अभी नेक्स्ट 5 साल में 5 लाख गर्ल्स को एजुकेट करने का, ट्रेनिंग देने का, उसमें अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं। हमें कॉरपोरेट से और लोगों से बहुत सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट चाहिए।
हमने प्रोजेक्ट बना के 2-4 जगह सबमिट भी किया था, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट में कितने अप्रूवल्स और बाकी चाहिए होता है। तो अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है, देखते हैं आगे कहाँ तक जाती है। तो आगे आपने बताया कि 5 साल में आपने टारगेट लिया है कि आपको 5 लाख लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सा नंबर साउंड कर रहा है मुझे। तो इसके लिए कुछ ऐसा आपने प्लान, कोई प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बना रखा है जो अभी दिमाग में चल रहा है? ये मैंने आपको बताया, हमारा नारी रक्षा करके कैंपेन चला रहा है। डिफरेंट अभी हमारा एक, अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, हम कुछ ऐसा करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जी। उसके तहत ऑलमोस्ट हम 30 से 40 हज़ार लोगों में ये अवेयरनेस देंगे वुमेन सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। ऐसे ऐसे बिहार और बाकी छोटे छोटे जगह पे जाके हमारी टीम जाएगी और जो गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, वहाँ पॉक्सो और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देगी, जैसे हमारा यहाँ नोएडा में और गाजियाबाद में चलता रहता है जी सर। तो हमारा प्लान है, हम जो जहाँ से बेसिक एजुकेशन आता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पढ़ते हैं, पहले हम वहाँ फोकस कर रहे हैं। पहले हम उन बच्चों को समझाएं, उसके बाद हम प्राइवेट स्कूल को फोकस करेंगे, उसके बाद हम हर पंचायत लेवल पे फोकस करेंगे। तो हम अपने उस मोटो पे काम कर रहे हैं। और सर, हम नॉर्मल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सीए बन सकते हैं, तो आई लव चैलेंजेस सर। चैलेंजेस हमें पसंद है। हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आके सीए क्वालिफाई करना और फिर चीज़ों को समझना, क्लाइंट्स को हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग है। बहुत चैलेंजेस। जब मैं साउथ में गया, बेंगलोर, मैंने ओरेकल ज्वाइन किया, एक डिफरेंट सिनारियो, डिफरेंट लोग। जब मैं सीए प्रोफेशन में आया, सीए बनने के बाद सब कुछ इंग्लिश में जी। बट वही है, हमने एक था कि नहीं करना है तो करना है, हमने मेहनत किया। आज भी मैं बहुत सारे यूएस क्लाइंट्स को हैंडल करता हूँ और कॉन्फिडेंटली करता हूँ। कोई ये किसी को बताना पड़ता है कि मैं हिंदी मीडियम से था। आज भी इंग्लिश, अब बाकी आप सीबीएसई वाले जैसे तो नहीं हो सकती, बिल्कुल सही बात, बट ठीक है, हम कर रहे हैं अपने आप। भाषा तो बस एक माध्यम है शब्दों का आदान प्रदान करने के लिए। बट इंडिया में नहीं है सर। हाँ, इंडिया में लोग जजमेंट मान लिया है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हो तो लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत एजुकेटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है। भाषा से जज किया जाता है। भाषा से जज किया जाता है। आज भी ऐसे ऐसे मैं मैथमेटिशियंस को जानता हूँ जिनको एक वर्ड इंग्लिश नहीं आती लोगों, लेकिन वो कितना भी टिपिकल आप मैथ के इक्वेशन 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। हमारे वहाँ ऐसे बहुत सारे हुए भी हैं बिहार में, एक वशिष्ठ नारायण सिंह हुए थे। ऐसे अभी भी मैं बहुत सारे जानता हूँ, मेरे अपने फैमिली में हैं, काफ़ी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं मेरे नाना जी लोग, मामा जी लोग, जो मैथ के प्रोफेसर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में कमज़ोर या कमज़ोर हैं। तो लेकिन यहाँ इंडिया में जज किया जाता है आपके भाषा से। बिल्कुल सही बात है, पता नहीं सही है या गलत है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस को आपकी लैंग्वेज से जज किया जाता है हर लेवल पे। कॉर्पोरेट में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, कहीं ट्रेवल कर रहे हो वहाँ जाओ, अगर अच्छी अंग्रेजी बोल दिया, पब्लिक पहले उसको फोकस करते हैं, अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कोई अच्छा आदमी होगा। अब फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ आता है या नहीं आता है। नहीं आता है 90% लोगों को। जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, बहुत चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं। जो गरजता है वो बरसता नहीं है, जो बरसता है वो गरजता नहीं है। बस वही वाली है। इस वे में भी नहीं बोल सकते हैं, नॉलेज होता है, बट केवल भाषा से जज करना नहीं सही है, नहीं सही। आजकल देखा है मैंने, मतलब मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। बिल्कुल है। जो सही है या गलत है वो हमें विद टाइम थोड़ा करके पता चलेगा। तो सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। लास्ट में ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक यूथ को और जो भी नॉर्मल पब्लिक हमारी ऑडियंस है, उनको कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हो। सर, मैसेज सिंपल है, सहयोग। जो हमारे भारतीय का मीनिंग भी है सहयोग। आप जो भी आपके पास दिखे, जिसको आपकी हेल्प चाहिए, जिसको आपको लगता है, चाहे वो किसी भी वे में हो, अगर आपको लगता है कि आप उसको हेल्प कर सकते हो, अगर किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने उसको पढ़ा दिया, एक सहयोग है। किसी को एक छोटा फिनेंशियल हेल्प चाहिए, आप जानते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम में, आपने उसको बता दिया। कोई स्टूडेंट है जिसको आपका गाइडेंस चाहिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या सब्जेक्ट ले या कहाँ अपना करियर चूज करे, अगर आपने उसको सहयोग कर दिया। कोई ओल्ड एज के लोग हैं जिनको उस एज में, जिस एज में उनको प्यार की ज़रूरत होती है, आपने उनसे प्यार से 2 बातें कर ली, उनसे बैठ के उनकी प्रॉब्लम को जान लिया, वो करो। या कोई ऐसे पेशेंट हैं
जिनसे आप 10 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं और आपके उस थोड़े से सहयोग से वो एक अलग तरह की उनकी खुशी मिलती है, सहयोग करो। जहाँ भी आपको लगता है कि आप सहयोग कर सकते हैं, आप कैपेबल हैं किसी भी वे में, आप सहयोग करो। सहयोग ही हमारी सोसाइटी को आगे लेके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हर मायने में आगे लेकर जाएगा। थैंक यू वेरी मच मोहन सर, आप हमारे साथ आए, और मेरी गुजारिश रहेगी सारी ऑडियंस से कि अगर कोई कुछ कर सकता है भारती फाउंडेशन के लिए तो आगे आके ज़रूर हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो ये थी हमारी प्यारी सी मुलाकात मोहन सर के साथ। बहुत सारी चीज़ें हमें आज सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें अच्छी जानने को मिली, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में लेकर जा रही हैं। तो एज अ यूथ ये हमारा काम है कि हमें अच्छी दिशा में काम करना चाहिए। कहते हैं कि सफाई आपको अपने घर से शुरू करनी चाहिए। अगर आप अपने घर के बाहर का हिस्सा भी साफ़ कर देते हो तो पूरा देश अपने वन से ही साफ़ हो जाएगा। बट हम वैसा नहीं करते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं। हमेशा हमारी आदत बन गई है कि हम गवर्नमेंट को दोष देते हैं। तो ये ना करके अगर हम फोकस करें चीज़ों को सही करने में, तो शायद ये कंट्री एक ऐसी कंट्री बन सकती है जो एग्जाम्पल सेट करेगी आने वाली यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।